नमस्कार, मैं हूं गायत्री। आज का एपिसोड एक सिंपल न्यूज अपडेट नहीं है, यह एक डीप डाइव है। एक ऐसी सिचुएशन का जो धीरे धीरे ग्लोबल क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकती है और जिसका इम्पैक्ट आपके और मेरे डेली लाइफ तक पहुंच सकता है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और यूएस के बीच चल रही उस टेंशन की, जहां एक तरफ वॉर लाइक सिचुएशन का प्रेशर है और दूसरी तरफ ट्रूस या सीज़फायर की टॉक्स भी चल रही है। लेकिन जो नया ट्विस्ट आया है वह यह है कि ईरान ने अपनी तरफ से कुछ कंडीशंस रख दी है और ये कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, ये एग्रेसिव है, कैलकुलेटेड है और एक बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ इशारा करती है। सबसे पहले समझते हैं कि ईरान ने डिमांड क्या किया। ईरान का कहना है कि गल्फ रीजन में जितने भी अमेरिकन मिलिट्री बेसिस है उन्हें बंद किया जाए। अब यह एक बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि यूएस की जो पूरी मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजी है वो लार्जली इन्हीं बेसिस पर डिपेंड करती है। ये बेसिस सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, ये सर्विलांस हब्स है, इंटेलिजेंस सेंटर्स है और रीजनल कंट्रोल के टूल्स हैं। अगर यूएस इन बेसिस को हटा देता है तो इसका मतलब होगा कि वह अपनी स्ट्रैटेजिक पकड़ इस रीजन में काफी हद तक छोड़ रहा है और यह कोई भी सुपर पावर आसानी से नहीं करता। इसके बाद ईरान ने दूसरी डिमांड रखी है रिपेरेशंस, यानी जो अटैक्स हुए हैं उनके लिए यूएस को मुआवजा देना चाहिए। यह डिमांड सिर्फ पैसों की नहीं है, यह नैरेटिव की डिमांड है। ईरान यह एस्टैब्लिश करना चाहता है कि वह एक विक्टिम है और यूएस अग्रेसर, और अगर यूएस रिपेरेशन देता है तो वह इनडायरेक्टली इस नैरेटिव को एक्सेप्ट करेगा। तीसरी और इक्वली इंपॉर्टेंट डिमांड है सैंक्शन का रिमूवल। आपको पता होगा कि ईरान पर काफी सालों से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रेशर है। ऑयल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है, करेंसी वीक है। अगर सैंक्शंस हट जाते हैं तो ईरान के लिए एक इकोनॉमिक रिवाइवल दरवाजा खुल जाएगा। वह फिर से ग्लोबल ऑयल मार्केट में अग्रेसिवली एंट्री कर सकता है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, यूएस के लिए सैंक्शन एक प्रेशर टूल है। अगर वह इसे हटा देता है बिना किसी स्ट्रॉन्ग रिटर्न के तो उसकी नेगोशिएटिंग पावर वीक हो जाएगी। और फिर आती है सबसे क्रिटिकल डिमांड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज द रियल पावर गेम। ईरान चाहता है कि इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे पर उसका फाइनेंशियल कंट्रोल रिकॉग्नाइज किया जाए। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझिए। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इस छोटे से वाटर रूट से गुजरता है। अगर यहाँ कुछ भी डिस्पर्शन होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई अफेक्ट होती है और ऑयल प्राइसेस तुरंत बढ़ जाते हैं। अगर ईरान को इस रूट पर फाइनेंशियल कंट्रोल मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि वह इनडायरेक्टली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और सप्लाई चेन पर इन्फ्लुएंस कर रख सकता है। यह सिर्फ एक रीजनल डिमांड नहीं है, यह ग्लोबल इकोनॉमिक पावर ग्रैब है। अब आप खुद सोचिए, क्या यूएस इन सब डिमांड्स को एक्सेप्ट करेगा? रियलिस्टिकली नहीं। और यही वजह है कि जो सीज़फायर टॉक्स चल रही है वह अब डेडलॉक की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ ईरान है जो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्रेसिव डिमांड्स रख रहा है और दूसरी तरफ यूएस है जो अपनी ग्लोबल डोमिनेंस और क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। रिजल्ट, ग्राउंड पर टेंशन कंटिन्यू है और नेगोशिएटिंग टेबल पर भी कोई क्लियर ब्रेक थ्रू नहीं नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले इंडिया एक एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री है। इंडिया अपना काफी ऑयल इंपोर्ट करता है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन बढ़ता है या कोई डिस्पर्शन होता है तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और इसका सीधा इम्पैक्ट होगा आपके पेट्रोल और डीजल के बिल पर। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगी और अल्टीमेटली हर चीज महंगी होगी, यानी इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है आम आदमी पर प्रेशर। यूएस के लिए यह सिचुएशन एक टेस्ट है, नेगोशिएशंस या स्टेलमेंट। अगर यूएस सॉफ्ट स्टांस लेता है तो उसकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पावर के रूप में वीकन हो सकती है और अगर हार्ड स्टांस लेता है तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है कि जियोपॉलिटिक्स कोई दूर की चीज नहीं है, यह आपके घर के खर्च के लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक सब कुछ अफेक्ट करती है। अब यहाँ पर मैं अपना टेक देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि ईरान की यह स्ट्रैटेजी एक
कैलकुलेटेड रिस्क है। वो जानता है कि यूएस उसकी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वह नेगोशिएटिंग टेबल पर अपनी पोजीशंस को मैक्सिमम लेवरेज देना चाहता है। यह एक क्लासिक बार्गेनिंग टेक्निक है। हाई डिमांड रखो ताकि फाइनल डील में भी आपको सिग्निफिकेंट गेन मिले। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कोई बिजनेस डील थोड़ी है, यह तो जियोपॉलिटिक्स है, जहां ईगो, पावर और ग्लोबल परसेप्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब ईगो और पावर बीच में आते हैं तो डिसीजंस रैशनल से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और वही सबसे डेंजरस पॉइंट होता है। अब अगर मैं फ्यूचर सिनेरियो की बात करूं तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई फुल स्केल वॉर नहीं होगा, क्योंकि सभी पार्टीज उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझती है। लेकिन प्रोलॉन्ग टेंशन, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक प्रेशर, ये सब कंटिन्यू रहेंगे, और इसका मतलब है अनिश्चितता। और अनिश्चितता का मतलब होता है वॉलेटाइल मार्केट्स, अनस्टेबल प्राइसेस और ग्लोबल एंजाइटी। अब इस बीच एक दूसरी स्टोरी भी सामने आती है जो बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे है, लेकिन उतनी ही पावरफुल है। एक तरफ दुनिया में टेंशन है और दूसरी तरफ एक ऐसा इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है जो $1 बिलियन वैल्यूएशन क्रिएट कर रहा है। आज एक और जो स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं वह सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, यह एक देश के बदलते इकोनॉमिक पावर का सिग्नल है। यह एक ऐसे इकोसिस्टम की कहानी है जहां स्पोर्ट्स, बिजनेस और एंटरटेनमेंट एक साथ मर्ज हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल की, और खास तौर पर उन डील्स की जिन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि क्रिकेट अब सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। हालिया डेवलपमेंट्स में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को लगभग $1.78 बिलियन में एक्वायर किया गया है, और यह डील किसी एक कंपनी ने नहीं बल्कि एक पावरफुल कंसोर्टियम ने किया, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ग्रुप, ब्लैकस्टोन जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जायंट्स शामिल हैं। यानी इंडियन कॉर्पोरेट पावर और ग्लोबल कैपिटल एक साथ आ रहे हैं क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये लोग सिर्फ एक टीम नहीं खरीद रहे हैं, ये एक ब्रांड खरीद रहे हैं, एक ऑडियंस खरीद रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्शन खरीद रहे हैं। आरसीबी जैसी टीम के पास सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि मिलियंस में फैन बेस है, एक लॉयल्टी है, एक आइडेंटिटी है, और यही चीज इसे इतना वैल्यूएबल बनाती है। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान रॉयल्स, जो आईपीएल की पहली चैंपियन टीम रही है, उसे भी लगभग $1.63 बिलियन में एक्वायर किया गया है, और इस बार भी स्टोरी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। इस डील को लीड किया है यूएस बेस्ड टेक एंटरप्रेन्योर कल सोमानी ने, लेकिन उनके साथ जो इन्वेस्टर जुड़े हैं वह और भी बड़े नाम, वॉलमार्ट के वारिस और फोर्ड फैमिली के मेंबर्स। अब जरा रुक कर सोचिए, अमेरिका के रिटेल और ऑटोमोबाइल्स के सबसे बड़े परिवार इंडियन क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह विश्वास है इंडियन मार्केट पर, इंडियन ऑडियंस पर, और सबसे ज्यादा आईपीएल के मॉडल पर। एक वक्त था जब आईपीएल टीमें कुछ करोड़ रुपए में बिकती थी। 2008 में जब लीग शुरू हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये टीम $1 बिलियन एसेट्स बन जाएंगी। लेकिन आज रियलिटी यह है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज में शामिल हो चुकी है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या बदला? पहला फैक्टर है मीडिया राइट्स। आईपीएल के ब्रॉडकास्ट और डिजिटल राइट्स ने ही इस लीग को बैकबोन क्रिएट की है। हर साल जो पैसा टेलीविजन और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स से आता था वह डायरेक्टली टीम्स की वैल्यूएशन को पुश करता है। दूसरा फैक्टर है डिजिटल एक्सप्लोजन। आज आईपीएल सिर्फ टीवी तक लिमिटेड नहीं है, मोबाइल स्क्रीन्स पर है, रील्स में है, हाइलाइट्स में है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है। मतलब आईपीएल एक कंटिन्यूअस कंटेंट इंजन बन चुका है। तीसरा फैक्टर है ग्लोबल फैन बेस। आज आईपीएल सिर्फ इंडिया में नहीं देखा जाता बल्कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट और यूएस तक इसका रीच है। और जब ऑडियंस ग्लोबल होती है तो इन्वेस्टमेंट भी ग्लोबल होता है। और चौथा फैक्टर है एंटरटेनमेंट इंटीग्रेशन। आईपीएल ने क्रिकेट को एक इवेंट बना दिया है। यहाँ सिर्फ मैच नहीं होता, यहाँ स्टोरी टेलिंग होती है, राइवलरीज बनती है, हीरोज क्रिएट होते हैं, और यही चीज इसे एक प्योर एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना देती है। अब मैं अपना टेक देना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आईपीएल यह राइज सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है,
यह इंडिया की सॉफ्ट पावर का प्रूफ है। आज दुनिया इंडिया को सिर्फ एक मार्केट के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि एक कंटेंट क्रिएटर, एक ट्रेंड सेटर के रूप में देख रही है। क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, यह एक इमोशन है और आईपीएल ने उस इमोशन को स्ट्रक्चर दिया, उसे मोनेटाइज कर दिया और ग्लोबल बना दिया। और अगर आप कंपेयर करें तो दुनिया के बड़े लीग्स जैसे प्रीमियर लीग या एनबीए, उन्होंने अपनी वैल्यूएशन बिल्ड करने में डिकेड्स लगा दिए, लेकिन आईपीएल ने सिर्फ 15-18 सालों में वह पोजीशन अचीव कर ली। यह नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, यह एक एक्सप्लोजन है। लेकिन यहाँ एक कॉशन भी है, अगर आईपीएल को आगे भी ग्रो करना है तो उसे अपने कोर को नहीं भूलना होगा, क्रिकेट को, कंपटीशन को और इंटीग्रिटी को। क्योंकि अगर यह सिर्फ बिजनेस बनकर रह गया तो उसकी सोल खत्म हो जाएगी, और जब सोल खत्म होती है तो ऑडियंस भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। इसलिए फ्यूचर का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आईपीएल कितना बड़ा बनेगा, सवाल यह है कि क्या आईपीएल अपनी असली पहचान को मेंटेन रखते हुए ग्रो कर पाएगा। आज एक तरफ दुनिया के कुछ हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दूसरी तरफ इंडिया में आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म्स वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ अनिश्चितता है और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी, और ये दोनों ही आज की दुनिया को डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपको यह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है आईपीएल फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स लीग बन सकता है।